स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे मिताली ऑनलाइन चैनल में, जहां पर हम लोग आप लोगों को क्विक रिव्यू ऑन एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग आपको करवाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके आरआरबी, सीएचओ और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर एक सीरीज लेकर आए हैं, जो सीरीज में वही प्रश्न होंगे जो प्रीवियस बहुत ज़्यादा पुट ऑन किए गए हैं। तो हमारा प्रयास है आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश और अच्छा नॉलेज देने का। तो हम लोग सीरीज नंबर 2 पे आपका स्वागत करते हैं, और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर ऐसे ऐसे यूज टू। तो जो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये किस लिए किया जाता है? तो पहला यहाँ पर इसको ऑप्शन दिया हुआ है, असेस द सीवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न्स पार्टिकुलरली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, असेस द टोटल बर्न सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, असेस द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट न्यूबॉर्न। And the option number 4 for this question is assess the thickness of lungs airway. तो जो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर है, ये किया जाता है assess the severity of respiratory distress in newborns particularly premature infants। वो बच्चे जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं और उनको यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होता है तो वो कितना सीवियर है उसको असेस करने के लिए सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर काम में लिया जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो टोटल बर्न सरफेस एरिया जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये बर्न के केस में कितना परसेंट बर्न हुआ है उसको असेस करने के लिए हमारे पास रूल ऑफ 9 होता है। बेसिकली रूल ऑफ 9 जो एडल्ट में यूज करते हैं, लेकिन यदि बच्चों पे हमको बर्न सरफेस एरिया को अगर टोटली हमको देखना है, उसका कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमको मालूम है कि लुंड और ब्राउडर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा स्केल माना जाता है। फिर डिहाइड्रेशन हमको मालूम है कि कैसे हम लोग स्किन टारगेट को चेक करके डिहाइड्रेशन का लेवल पता कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। कौन सी बीमारी को, कौन सी कंडीशन को, या कौन सी चीज को हम मंडे फीवर बोलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है सिलिकोसिस, सेकंड है एंथ्राकोसिस या ब्लैक लंग्स, नेक्स्ट है बाइसिनोसिस, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा बैगोसोसिस। तो जो हमारा मंडे मॉर्निंग फीवर है, और ये जितने ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड है। तो यदि हम देखेंगे कि मंडे मॉर्निंग जो फीवर होता है, ये जो फीवर होता है, ये फीवर बाइसिनोसिस की कंडीशन में होता है, बाइसिनोसिस के एक्सपोजर से होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ब्राउन लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो जो ब्राउन लंग डिजीज है किस कारण से होती है? क्या पहला ऑप्शन कहता है इनहेलेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट को यदि इनहेल कर ले बंदा तो उसको ब्राउन लंग डिजीज होगी, या तो फिर इनहेलेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम कॉटन, फ्लैक्स, हैम्प और जूट, इन चीजों को इनहेल करने से ब्राउन लंग होगा। ऑप्शन नंबर 3 इनहेलेशन ऑफ मोल्डी शुगर केन वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस फाइबर्स। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ब्राउन लंग जो डिजीज होती है, वो जो डिजीज होती है, इसका जो सही जो आंसर है हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ये है कि जो कपास होता है, कॉटन होता है, या जो प्लांट्स से रिलेटेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स होता है या प्लांट हेम्प्स होता है, या जूट जिसको हम सुतली बोलते हैं, या छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, उन रेशों को यदि बंदा इनहेल करता है, लंबे समय तक उसके एक्सपोजर में रहता है, तो उसके जो लंग्स होते हैं उसमें यहाँ पर डिफॉर्मिटी आती है, और जो उसको ब्राउन लंग्स डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है विटेकर टेस्ट इज डन फॉर। अनदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे रिपीट फॉर्म में प्रीवियस एग्जाम्स में आए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है विटेकर टेस्ट। तो ये किस लिए किया जाता है? क्या ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? क्या विटेकर टेस्ट से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्टेनोसिस का पता किया जा सकता है? या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस है और उसके डायग्नोसिस के लिए क्या हम विटेकर टेस्ट को यूज करेंगे? या तो फिर
टू डायग्नोस अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कि क्या यूरिनरी ट्रैक्ट में यदि किसी प्रकार का अवरोध है तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके निदान के लिए हम विटेकर टेस्ट यूज करेंगे क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कि यदि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए हम विटेकर टेस्ट के साथ जाएंगे। आप यहाँ पर आपको दो इमेजेस यहाँ पर दिख रही है और देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किडनी है, हमारा यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर्स है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देख रहे हैं कि जो ब्लैडर यहाँ पर दिया हुआ है वहां पर एक मीटर लगा हुआ है जो कि वहां के प्रेशर को बता रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पर हम जो सेकंड हमारा इमेज है उसमें एक और आपको मीटर दिखाई देगा। वो मीटर कनेक्ट कर रहा है किसको? किडनी के साथ कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जो किडनी है, हमारी जो किडनी है, किडनी में क्या करना है? किडनी में हमको इन्फ्यूज करना है, जो फ्लूइड है वो इन्फ्यूज करना है। अगर जो पाथवे है, जो जैसे किडनी से यूरिन वाया यूरेटर आएगा और कहाँ पर जाएगा? आपके ब्लैडर में आकर के कलेक्ट होगा। तो अगर किडनी का प्रेशर बढ़ता है, दैट मीन्स जो आपका पाथवे, पाथवे मीन्स आपका जो यूरेटर है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है। यदि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो प्रेशर आपका कहाँ पर बढ़ेगा? ब्लैडर में बढ़ेगा। यदि किडनी का प्रेशर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है और वो ऑब्स्ट्रक्शंस को फिर फर्दर हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर विटेकर टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो विटेकर टेस्ट होता है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस है क्या, उस ऑब्स्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम विटेकर टेस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, a student who fails an exams and blames the teacher is using which defense mechanism? डिफेंस मैकेनिज्म में से भी क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो हमेशा पुट ऑन होता ही होता है। तो यहाँ पर भी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक जो बच्चा है वो एग्जाम में फेल हो गया और वो अपने फेलियर का पूरा जो ब्लेम है वो किस पर डाल रहा है? वो टीचर पर डाल रहा है। तो वो यहाँ पर अपना अपने आप को बचाने के लिए एक मैकेनिज्म यूज कर रहा है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा मैकेनिज्म है। पहला है ये रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है वो यहाँ पर, या दूसरा है वो बच्चा रेशनलाइजेशन कर रहा है, या वो बच्चा प्रोजेक्शन कर रहा है, या वो बच्चा यहाँ पर रिग्रेशन कर रहा है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि जब पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, अनएक्सेप्टेबल रहता है वो उसके लिए, और वो अपनी गलती या अपने फेलियर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्वयं अपने ऊपर ना लेकर जब किसी और को देता है तो वो क्या कहलाता है? तो हमें मालूम है ये जो घटना है ये पूरी प्रोजेक्शन के ऊपर में फोकस्ड है, कि बंदा अपने ऊपर में ब्लेम नहीं लेता है और उस चीज का ब्लेम वो क्या करता है? अगले बंदे को देता है। और ये एक एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो ये शो कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने फेलियर्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल स्वयं को ना मानते हुए, भले उसने पढ़ाई नहीं करी लेकिन वो पूरा दोष टीचर पे लगा रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा फियर ऑफ ओल्ड एज है। फियर जो है, जो हमारे फोबियाज, फोबियाज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने एम्स में देखा है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में उठाकर हमने देखा, और प्रीवियस भी कई जो पेपर हुए हैं उनमें भी फियर्स के रिलेटेड या फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट ऑन हुए हैं। तो यहाँ पर एक फियर है, फियर ऑफ ओल्ड एज। ये सबसे कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर में। इसका मतलब हम देखते हैं कि इसको, इसके लिए पर्टिकुलर जो टर्म है वो क्या होगा? गायनोफोबिया, क्राइनोफोबिया, नोजियोफोबिया या ग्राफोफोबिया। यहाँ पे तीन चार अलग अलग फोबियाज के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कि गायनोफोबिया क्या होता है। जैसे गायनोफोबिया, आप लोग गायनेकोलॉजी का सब्जेक्ट है, आप सुने हैं, तो गायनेकोलॉजी के हम अंदर स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो गायना है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू फीमेल। तो फीमेल से फियर, जो फियर ऑफ फीमेल है या फियर ऑफ वुमेन, इट इज कॉल्ड गायनोफोबिया। महिलाओं से जो डर है वो होता है गायनोफोबिया। फिर आता है आपका थर्ड है नोजियोफोबिया। नोजियोफोबिया का मतलब होता है
जो भी चीजें लर्न करना, मतलब ज्ञान नॉलेज से जो होने वाला जो डर रहता है, जैसे हम कहीं बाहर जाकर हम कुछ सीखते हैं, या हम कोई कोर्स नया नया करते हैं, या हम कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो उसको सीखते समय जो एक व्यक्ति के अंदर में डर रहता है, वो डर किसी से रहता है, नॉलेज से रहता है या लर्निंग स्किल्स से रहता है, तो वो डर जो कहलाता है वो फियर ऑफ नॉलेज के कहलाता है, नोजियोफोबिया। ठीक है। अब ग्राफोफोबिया, ग्राफोफोबिया को ही हम स्क्रिप्टोफोबिया बोलते हैं। ग्राफिक्स मतलब होता है लिखना, तो जो फियर ऑफ राइटिंग होता है उसको ही हम ग्राफोफोबिया कहते हैं। अब हमारा सेकंड यहाँ पर बचा है गायरोफोबिया। तो जो गायरोफोबिया है ये फियर ऑफ ओल्ड एज कहलाता है, मतलब जो बूढ़े होने का डर होता है, फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड होता है। ये जो फोबिया होता है ये महिलाओं में पाया जाता है, अधिकतर अगर देखा जाए तो महिलाओं में ज्यादा कॉमन रहता है। तो एक बूढ़ा होना, यानी कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा हो रहा है, उसको भय है बूढ़े होने का, तो ये गायरोफोबिया के अंदर में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फोबिया, फियर ऑफ मैरिज। तो शादी के डर के लिए कौन सा जो फोबिया है वो यूज किया जाएगा? होडोफोबिया, सेकेंड है फोबोफोबिया, नेक्स्ट है गेमोफोबिया, लास्ट ऑप्शन है एल्गोफोबिया। तो यहाँ पर जो होडोफोबिया, हम सारे फोबियाज के ऊपर में थोड़ा सा देख लेते हैं। होडोफोबिया का मतलब जो होता है यहाँ पे फियर ऑफ ट्रेवलिंग, एक ऐसा डर जो यात्रा से के दौरान या यात्रा से पहले कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, तो वो ट्रेवलिंग का जो एक डर है वो होडोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फोबोफोबिया। फोबोफोबिया मतलब किसी डर का डर, कोई भी डर, कोई जैसे बात नहीं है पर एक डर है, वो डर क्यों है, और उस डर का डर मतलब डर से डर लगना, है ना, डर से डर लगना, ये कहलाता है आपका फोबोफोबिया। अब आता है आपका एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, किसी भी दर्द से डरना, जैसे इंजेक्शन लग रहा है या तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होनी है, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, तो पेन का दर्द होगा मुझे, इसका डर लगना कहलाता है आपका एल्गोफोबिया। अब आता है हमारा गैमोफोबिया। तो जो गैमोफोबिया है ये फियर ऑफ मैरिज है, हमारा करेक्ट आंसर है। यदि किसी व्यक्ति को शादी का डर हो रहा है या फियर ऑफ गेटिंग मैरिड उसके अंदर है, तो ये जो टर्म है ये कहलाएगा आपका गैमोफोबिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर भी कई बार रिपीटेटिव फॉर्म में एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये जो टाइप 1 एरर है इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परफेक्ट टेस्ट वुड हैव जीरो फॉल्स पॉजिटिव। नेक्स्ट है टाइप 1 error and type 2 error are equal. Third option is wrongly rejecting a true null hypothesis. And the fourth option is wrongly rejecting a research hypothesis. तो it is based on hypothesis. Hypothesis यदि हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो लिटरली हाइपोथेसिस का जो मतलब होता है वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल या अदर्स टाइप्स के जो भी वेरिएबल्स हैं जो एक रिसर्चर ने अपने रिसर्च में रखा है, उसके टॉपिक में है, तो वो दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इट में भी सिग्निफिकेंट और इट में भी नॉन सिग्निफिकेंट। तो जब भी हम रिसर्च हम कोई भी टॉपिक में करते हैं तो फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस को। और बेसिकली जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, H0 हाइपोथेसिस जिसको कि हम नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और H1 हाइपोथेसिस एंड सो ऑन, H2 H3 एंड सो ऑन, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जब सही होता है, जैसे नल हाइपोथेसिस सही है और फिर भी रिसर्चर ने उसको रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया, मतलब जहां पे H0 हाइपोथेसिस जो सिलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो रिजेक्ट हो गया, और जो नहीं सिलेक्ट होना था वो सिलेक्ट हो गया। तो जब नल हाइपोथेसिस सही होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, क्या होता है जब नल हाइपोथेसिस सही होने के बावजूद भी गलती से रिजेक्ट हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3, रॉन्गली रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन रिसर्चर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो वो कहलाता है आपका null hypothesis का rejection. Whether it is correct, it is called type 1 error. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, डिफेरुक्सामाइन इज एन एंटीडोट ऑफ।
अभी एंटीडोट है डीफेरोक्सामाइन है, तो जो एंटीडोट है वो कौन सी टॉक्सिसिटी या कौन सी ऐसी टॉक्सिक कंडीशन में यूज होगा, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है कि यदि लेड पॉइजनिंग होगी तो हम देंगे, आयरन पॉइजनिंग होगी तो हम देंगे, कैल्शियम पॉइजनिंग होगी हम तो देंगे, या मैग्नीशियम की पॉइजनिंग होगी तो हम देंगे। तो सीधे सीधे तौर पे हम देखते हैं कि जब इंटॉक्सिकेशन होता है पर्टिकुलर ड्रग्स का या किसी भी ऐसी चीज का जो शरीर के अंदर में जाकर के एडवर्स इफेक्ट डालता है या पॉइजनस इफेक्ट डालता है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए कुछ एजेंट है, कुछ मेडिसिन होते हैं जो उसके इफेक्ट को कम करते हैं, वो एंटीडोट्स कहलाते हैं। और हर एक चीज का एंटीडोट यहाँ पर है। हम देखते हैं कि अगर लेड पॉइजनिंग होगी तो चिलेशन थेरेपी हम यूज करते हैं, कैल्शियम के लिए उसका अलग पर्टिकुलर मैनेजमेंट होता है, मैग्नीशियम के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो टॉक्सिक का सब्सटेंसेस हैं या टॉक्सिसिटी के कारण जो ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स में इफेक्ट आ रहा है वो कम हो सके, वो पूरी तरह से खत्म हो सके, इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर एंटीडोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, जो 2 है, आयरन अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम डीफेरोक्सा जो माइन है वो यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आयरन को जो हम देखते हैं उसको Fe से हम लोग डिनोट करते हैं, और डी फेरोक्सामाइड है, डी मतलब कि उसके इफेक्ट को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, तो आयरन की टॉक्सिसिटी में हमेशा याद रखिएगा, आयरन को Fe से याद रखिएगा, डी फेरोक्सामाइन मतलब आयरन का जो काम है, वो जो गड़बड़ी है वो खत्म कर रहा है, उसको डी फेरोक्सामाइन खत्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है टेस्टिकुलर एट्रोपी इज कॉज्ड बाय, टेस्टिकुलर जो एट्रोपी है वो क्यों होती है। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ द टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स। सेकेंड ऑप्शन हमारा है टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन, या तो है तीनों के कारण हमारा टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकती है। तो टेस्टिकुलर एट्रोपी इन सारे कारणों से हो सकती है। इसके अलावा यदि स्टेरॉइड्स अब्यूज है पर्सन तो उसमें भी टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकती है। फर्दर उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके टेस्टिस या जो भी उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो यहाँ पर डिसफंक्शंस हो सकते हैं, ऑल्टर्ड हो सकते हैं। टेस्टिस में यदि इन्फ्लामेशन है, साथ साथ यदि टेस्टिस में इंजुरी है तो उससे भी टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का यदि इम्बैलेंस है तो इसके कारण से भी टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकती है। और फर्दर जो उसके ऑर्गन्स हैं उसमें जो भी काम करने की क्षमता है वो सीधे तौर पे प्रभावित यहाँ पर हो सकती है। तो ये थे अभी सीरीज नंबर 2 के वो क्वेश्चन जो सिलेक्टिवली आए गए हैं एग्जाम्स में और पूछे गए हैं। तो हमारा प्रयास है हम आपको सीधे तौर पर, साफ साफ तौर पर उन प्रश्नों तक आपको आप तक लेकर आ सके जिनसे आपका जो एग्जाम है वो सफल होने पाए। और आपका एक लाइक, आपका और शेयर और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और यदि आप हमारे साथ, आपको पसंद आती है हमारी क्लासेस कि हम आगे भी कंटिन्यू करें, तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसको हम, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। थैंक यू।